हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7 फरवरी के न्यूज़ से। तो 7 फरवरी है। अब मेन पेज पर आते। यूएस डिसीजन G20 मैसेज फॉर आईसीटी डिप्लोमेसी टेस्ट फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया रिपोजिशनिंग ऑन क्लाइमेट देख सकते हैं। इंटेंसिफाइंग मरीन हीट वेव्स ये भी देख सकते हैं। लेगेसी ऑफ आगा खान फोर फिलैंथ्रोपिस्ट एंड लीडर ऑफ निजारी इस्माइलीस। ठीक है, अभी चर्चा होने वाली है। टैक्स कट्स क्या है मिडिल क्लास के लिए, तो क्या ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये देखना पड़ेगा। सेंटर्स वीसी। Thank God it's Monday. A new study suggests that evenings and weekends aren't the happiest times. Okay, security at score, principal data governance and UPI execution could be there too. ठीक है, देख सकते हैं, हम ऊपर ऊपर देखेंगे। सी अपॉर्चुनिटी बाय इमर्जिंग एथलेटिक आईआईटी मदर सेट सब्सक्रिप्शन फॉर इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, ये भी देखेंगे, इसके रिगार्डिंग है। द अदर प्रवासी मार्जिनलाइज्ड एट होम डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस। Lines in the house in parliament we underscored political battleness that will span a year in which there will be a lull in electoral hostilities. ठीक है, और ये एक्सप्लेंड में कुछ था नहीं, नहीं। हाँ, एक्सप्लेंड में करेंगे। चलिए हम क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं, फिर ये हम एक एक आर्टिकल देखेंगे। इंडिया हैज आर्ग्यूड दैट डेवलपिंग नेशंस लाइक इटसेल्फ शुड फोकस more on adaptation to tackle climate crisis. It wants to decide the pace of energy transition on its own terms without moving away from decarbonization. ठीक है, तो हमें एडेप्टेशन की ओर चलना चाहिए, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज तो होने ही वाला है, तो उसके हिसाब से हमें अभी रहना पड़ेगा। अभी जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसे हमें रहना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। In the last year or so, India has signaled a subtle but important shift in the way it views the climate crisis and how it wants to deal with it. The country has questioned the excessive preoccupation of the international climate regime to achieve a specific temperature goal and argued that for developing countries like itself, adaptation must take precedence over reducing emissions. India has also emphasized that rapid economic growth is the best defense against climate change for developing countries. Therefore, restrictions that constrain economic growth, such as curbs on the use of coal to generate electricity, are unacceptable. इनका ऐसा मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उनको एमिशन रिड्यूस करने से बेटर वो अडेप्ट करे। और अगर बेस्ट डिफेंस, अगर इनके हिसाब से अगर बेस्ट डिफेंस क्या है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, तो वो है जो ग्रोथ होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना ला ले। अभी रिस्ट्रिक्शंस क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी मेजरली हम जो डिपेंडेंट है कोल पर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, तो वो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि इस पर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह वगैरह होता है, तो वो ना लगाए, इनका ऐसा मानना है। These arguments themselves are not new. However, they are being made emphatically and with far greater clarity than before. This indicates an attempt by India to create space for greater flexibility in exercising its options on climate actions. It also provides the intellectual framework for the choices the country wants to make in this regard. चलिए देखते फिर अभी क्या क्या बोलना चाहते हैं ये। Slow progress on mitigation. The shift in India's emphasis seems to be prompted by a reassessment of ground realities. The world is nowhere close to meeting its emission reduction targets for 2030 or 2035 due to inaction largely on the part of the developed countries. In fact, ग्लोबल emissions are still on the rise. तो देखा जाए तो ये बोल रहे कि इंडिया को अभी शिफ्ट करना चाहिए, जो इनका एम्फोसिस है। और अगर हम देखे जाए तो ग्राउंड रियलिटी पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जो एमिशंस होने वाले वो होते ही रहेंगे, जो भी टारगेट्स उन्होंने रखा था 2030 तक या 35 तक, फिर भी नहीं होने वाले। क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे या फिर फंड्स वगैरह एलोकेट करेंगे, वैसे तो कुछ भी था ही नहीं। देयर इज दस वेरी लिटिल इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर मिटिगेशन एफर्ट्स. Appreciable benefits of mitigation accrue only when the world as a whole reduces emissions by a significant amount. Also, these benefits are not witnessed immediately, as global warming is caused not by the amount of greenhouse gas being emitted, but by their concentration in the atmosphere over time. देखो, अभी देखा जाए तो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, तो उनके पास बहुत कम इंसेंटिव है कि वो मिटिगेशन एफर्ट्स लगाए और वो एमिशंस रिड्यूस करे। अगर अगर एमिशंस रिड्यूस ही करना है तो पूरे एज अ होल वर्ल्ड को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमें रिड्यूस एमिशंस रिड्यूस करने चाहिए, तब जाके कुछ होगा। और वो भी जल्दी बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मेजरली तो जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, जितना एमिट कर रहे हैं, वो मैटर मतलब उससे नहीं होता है, पर जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उनका,
ओवर टाइम के लिए, तो वो उससे होता है। एडाप्टेशन ऑन द अदर हैंड ऑफर्स immediate and local benefits, building up resilience against the impacts of climate change can be a better utilization of limited resources। अभी देखो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपने एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी चालू कर दी तो ये क्या होता है, इमीडिएट और लोकल बेनिफिट्स के लिए फायदेशीर रहेगा। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अगर हमने क्रॉप्स भी वैसे उगाए जहाँ पर उनको थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वो खराब ना हो, वैसे वाला, मतलब क्लाइमेट चेंज होने ही वाला है उसके हिसाब से हमें अडेप्ट करना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो अच्छी तरह से, मतलब इतना असर ना गिरे हम पर, और हमारे जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो। टू अ लार्ज एक्सटेंट रेजिलियंस इज ऑफन अ फैक्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दैट इज व्हाई इंडिया इज आर्ग्यूड दैट डेवलपमेंट इज द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। तो हमारे लिए बेस्ट शील्ड क्या है, तो डेवलपमेंट ही रहेगा। Economic survey for 2024-25 released last week asserted that India must first strive to attain developed country parameters by 2047 using valuable resources and only then focus on achieving the net zero goal by 2070. This is significant as it can liberate India from the dilemma of carrying out aggressive decarbonization while pursuing rapid economic growth. In a sense, the economic survey is recommending that India follow the Chinese example. China has unreservedly prioritized economic growth and industrialization without bothering about its emission, which have grown 4 times from the mid 90s. This is also when the international climate regime was established. The rapid economic growth has not just brought prosperity but also allowed China to build capabilities that will enable to decarbonize faster than probably anyone else. The country now has the largest deployment of renewable energy and the biggest production and manufacturing base for clean energy resources and technology. Its emissions have still not peaked. However, once they do, possibly in the next couple of years, China decides to start reducing emissions, it can shift to cleaner resources. देखो इन्होंने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। जब हम बात कर रहे थे कि एमिशंस वगैरह कम करने की, तो चाइना तब बहुत तेजी से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ाना है किसी भी हालत में, भले कितना भी पोल्यूशन हो कुछ मैटर नहीं करता। पर अभी देखो इनके पास बहुत सारे कैपेबिलिटीज आ गई, और और एक बात, इनके पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गए जो कि डीकार्बोनाइज बहुत तेजी से कर सकते हैं, भले कोई कंट्री भी ना, मतलब वो मैच भी नहीं कर सकती कंट्री, इतने फास्टर लेवल पे ये डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, उतने पास इनके पास टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का। तो ये एक पॉइंट सही लगा, और ये फटाफट शिफ्ट कर सकते हैं क्लीनर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, भले कोई कंट्री इतना फास्टर स्विच भी नहीं कर सकती। तो ये बोल रहे कि हमें अभी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए ज़्यादातर, हम अभी तो वैसे भी होने ही वाला है, तो थोड़ा बहुत हो भी गया तो भी अगर हम अच्छे से डेवलपमेंट कर दिया हमने कंट्री का, तो हम भी इसी तरह ही चाइना की तरह ही शायद हम स्विच कर सकते हैं। Climate action on back burner. Recalibration of India's position comes at a time when the international attention on climate action has tapered off a bit. Despite 2024-2024 setting back-to-back temperature records, major events such as armed conflicts and technological wars have diverted the focus away from the climate crisis. तो देखा देखा जाए तो हमारा जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो फोकस था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते गए हैं, टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है, अभी देखा जाए तो एआई का वॉर चल रहा है, इधर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन चल रहा है, उधर सीरिया में चल रहा है, तो इधर अभी क्लाइमेट क्राइसिस पे कौन ध्यान देगा, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। There has also been a growing frustration, especially among developing countries, with the inability of international climate regime to deliver desired results. The meager financial package agreed to at COP29 conference in Baku, Azerbaijan last year has eroded the trust of developing countries in this international process. देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक तो फंडिंग नहीं मिल रही है हमें, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहे हैं कि हम कम करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें पैसा दो। अभी COP29 में थोड़ी सी अमाउंट के लिए राजी हो गए, इसलिए ये थोड़े से नाराज़ी है, डेवलपिंग कंट्रीज बहुत नाराज़ है और ट्रस्ट भी उड़ गया इंटरनेशनल प्रोसेस पर से। They do not see their concerns being addressed adequately. Developed countries have not fulfilled their responsibility on emission reduction and have been extremely stingy in meeting their financial obligations as well. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो फिर भाई वो तो अलग ही है भाई, वो तो सीधा निकल देते, हम निकल रहे भाई, पेरिस एग्रीमेंट से ही निकल रहे, बात ही खत्म, हम एग्रीमेंट में है ही नहीं। After assuming office in January 2025 and his decision to produce more fossil fuels have brought a certain inevitability to the climate crisis going out of control. अभी ये बोल रहे हैं कि और fossil fuels निकालो और प्रोडक्शन करो, सही है। For India, this means less pressure on issues such as coal phase down. When countries with greater responsibilities, resources, and capabilities have made energy choices irrespective of their impact on the climate crisis, India cannot be blamed for exercising similar options in its national interest. सही बात है। हाँ, आप डेवलप कंट्रीज पहले ही आपने उत्माद मचा के पूरा खत्म कर दिया है, ऊपर से हम बोल रहे हैं कि आपको करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये उल्टा ही कर रहे हैं पूरा। अभी बोल रहे हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स ही बनाएंगे, यूएसए वाले के अगर देखा जाए तो हम अगर कोल फेज डाउन, अभी हम भी थोड़ा सा कम प्रेशर ले सकते हैं कि
आप ऐसा बोल नहीं सकते कि आप क्यों प्रोडक्शन कर रहे हो, कोल बेस क्यों प्लांट्स कर रहे हो। इधर फॉसिल फ्यूल चल रहे तो हम भी करेंगे, फिर ऐसी वाली बात है। हम ऐसे करने के लिए कर रहे नहीं, हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। वो डेवलप होने के बाद भी कर रहे, हम डेवलपिंग है तो उतना तो कर सकते। Unique trajectory. However, all this does not mean abandoning decarbonizing altogether. India's economic growth would still have to happen on low carbon pathways. Otherwise, there is the risk of being left out in the race to adopt clean energy and its related technologies. The pursuit of developed country parameters cannot be delinked from the clean energy transition. The two would reinforce each other and have to happen simultaneously. तो देखो, हम ऐसे भी नहीं बोल रहे कि हम सीधा पोल्यूशन ही करते छूटेंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो हम जो क्लीन एनर्जी वाले जो भी है, जितना हो सकता है हम उतना करेंगे, प्लस हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ देख के जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट रहेगा। करंटली इंडिया ओनली सीम्स टू बी asserting that choices of low carbon development and the pace of energy transition should be decided by itself and not dictated by others. While that is a fair and reasonable ask, it is more on India than the rest of the world to make this happen. For example, if manufacturing and technology capabilities related to clean energy are not scaled up significantly, India will continue to remain dependent on foreign supply chains. The country would also not be in a position to make independent choices on energy transition. देखो, अगर अभी की बात की जाए तो इंडिया के ऊपर वैसे भी कर रहा है काम, अच्छा खासा हमने किया है। लो कार्बन डेवलपमेंट हम कर रहे, पर कोई दूसरा हमें डिक्टेट करे ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। बर्दाश्त के बाहर है ये। तो हमें जितना हो सकता है हम कर रहे खुद से, पर कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, और ये फेयर और रीजनेबल आस्क है वैसे देखा जाए तो। बाकी वर्ल्ड से जो भी कहे कहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ाया क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, तो हम डिपेंडेंट रहेंगे फॉरेन सप्लाई चेन्स पे, तो वो भी एक नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। इसलिए हमें भी वो पेस चलना ही पड़ेगा। दैट इज वाई द पॉलिसी पुश टू डेवलप इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स for example is so critical. India has been rather slow in ramping up its nuclear energy capacities. The India-US Civil Nuclear Deal and Special Waiver at the Nuclear Supplies Group should have enabled a rapid expansion of the nuclear power sector. That did not happen for a variety of reasons. Now the SMRs offer a fresh opportunity to do so. देखो, अगर हमने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना दिए ना, तो हमारा एनर्जी का जो मसला है ना वो थोड़ा बहुत तो हल हो जाएगा, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी आती है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह से क्लीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं आता है। बस एक ड्रॉबैक ये है कि जो रेडिएशन आते हैं उनको, जो अगर आप अच्छे से डिकम्पोज कर दिया ग्राउंड वगैरह में, तो वो एक अच्छी बात है। अगर पर वो अगर ग्राउंड में भी कर दिया तो पानी के अगर कांटेक्ट में आया तो सीधा डीएनए चेंज करेगा आपका, सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। बट न्यूक्लियर पावर इज ओनली वन पार्ट ऑफ द पजल. Even if the ambitious target of 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is met, it would form less than 10% of India's total electricity installed capacity. Every other clean energy option, solar, wind, hydrogen, would need to be pursued aggressively over the next 2 decades for India to succeed its climate objectives. सही बात है। अभी अभी हमने अगर 100 गीगावाट भी हमने न्यूक्लियर एनर्जी पा भी लिया तो वो 10% हो रहा है हमारे इंडिया के। तो अगर देखा जाए तो अदर सोर्सेज भी हमने एक्सप्लोर करने चाहिए, सोलार, विंड, हाइड्रोजन वाला। वो अगर हमने कर लिया आने वाले 20 सालों में, तो हम शायद ही क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर सक्सेस पा सकते हैं। तो ये था पूरा। डिसेंट है, थोड़ा सा हम आर्ग्यू भी कर रहे कि हमें हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना डाले, हम भी अभी डेवलपिंग कंट्री है। आप इतना, एक तो डेवलप कंट्री सुन रहे नहीं, हम क्यों सुने फिर, वैसी बात है। हम वैसा देखा जाए तो हम भी नहीं सुन के हम बड़ा धड़ाधड़ हम कुछ भी कर सकते थे, पर हम इंडिया है, इंडिया वाले। ठीक है। हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस इंटेंसिफाइंग मरीन हीटवेव्स। अभी मरीन हीटवेव्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखो, कोरल ब्लीचिंग होता है। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या, कोरल्स दिखा देता हूँ पहले आपको। कोरल्स क्या है, ये रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन है ये, ठीक है। इधर इतनी स्पीसीज रहती है, आई गेस 1/3 स्पीसीज इधर ही पाई जाती है पूरे ओशन की। तो ये होते हैं कोरल्स। देख सकते हो आपने कोहना प्यारे में देखा रहेगा, जो ऋतिक रोशन का एक्सीडेंट हो जाता है, नीचे गिर जाता है तो एकदम कलरफुल दिख जाता है उसको सब। तो वो वाला है। हाँ, ये क्या है, ये देखो कोरल्स, ये दिख रहा है। ये देखो मस्त, मस्त दिखता है। और इधर बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहता है, इधर फिशेस, क्रैब्स, ऑक्टोपस बहुत सारे रहते हैं। जूजेंटिफिल और ये पॉलिप्स वगैरह, इंडिविजुअल पॉलिप्स रहते हैं, ये पॉलिप्स बोला जाता है इसे, ठीक है। फोटो है क्या, और ये देखो, ये अलग अलग रहता है। ये इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं, कोरल पॉलिप बोला जाता है, ये पूरा एक पॉलिप है, ठीक है। इतना याद रखिए। जूजेंथेली और एक एक्सोस्केलेटन बनाया जाता है। एक एल्गी और कौन रहता है, ये फंगा रहता है मेरे हिसाब से। एक प्रोटेक्शन देता है और एक फूड देता है, दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ये चलते रहते हैं अपना अपना। तो ये होता है कोरल्स। अभी कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, तो ये जो कलर है ना, ये दिख रहा है, ये कलर इनका इतना अच्छा खासा कलर है, ये कलर ही उड़ जाता है, सीधा व्हाइट हो जाते हैं। अगर
टेम्परेचर बढ़ गया या फिर कुछ भी चेंजेस हो गए, मेजरली तो टेम्परेचर चेंज हुआ, पॉल्यूशन कुछ हुआ, ऑयल वगैरह गिर गया, खत्म। अगर इधर से ये उड़ने लग गए तो हमारे स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाएंगे। देख सकते हो अभी अभी हीट वेव आ गई है। हीट वेव मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो कोरल ब्लीचिंग बहुत तेजी से हो जाता है, फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक होता है। 30,000 fish of the coastal Western Australia in January were made up to 100 times more probable due to climate change, and new analysis said। देखो 30,000 फिशेस की मतलब डेथ हो गई है, तो समझ सकते हो हीट वेव्स कितने डेंजरस होते हैं अगर ये कोरल ब्लीचिंग होने लग गया तो। अभी मरीन हीट वेव्स होते क्या है ये देखते हैं हम अभी। A marine heat wave occurs when the surface temperature of a particular region of the sea rises to 3 or 4 डिग्री सेल्सियस above the average temperature for at least 5 days। 5 दिनों के लिए समझो, मान के चलिए एवरेज टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर मान के चलिए, नीचे के ट्रॉपिक्स की बात करें थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। अगर इससे प्लस कितना बोला है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना, तो 30 या 31, ठीक है, 30 या 31 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहा सलग 5 डेज के लिए, तो ये हो गया हीट वेव। और ये लास्ट कर सकते वीक्स, मंथ्स और इवन साल के लिए भी ये लास्ट हो सकता है। तो ये ऐसा इनका मानना है, ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन के लिए रहेगा ये, कभी कभी हफ्ते भी लगते हैं इनको। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मरीन हीट वेव्स हैव बिकम लॉन्गर लास्टिंग, मोर फ्रीक्वेंट, इंटेंस अकॉर्डिंग टू 2018 स्टडी। आईयूसीएन बोल रहा है इंक्रीज हो गए 50% से भी ज़्यादा। वाई हैव एम इंटेंसिफाइड, ऑब्वियसली क्लाइमेट क्राइसिस है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। मरीन हीट वेव्स ये नया कंसेप्ट है, इसलिए याद रखिएगा। अभी इम्पैक्ट क्या है, बहुत डेंजर है। 2010 में 11 मरीन हीट वेव्स आए थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, लार्ज स्केल फिश किल हो गए थे इसमें, शॉर्ट पीरियड में हो गया ये तो। और कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, कोरल्स मोर वल्नरेबल रहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आ सकते हैं, ठीक है। मरीन एनिमल्स के लिए तो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट नहीं है, उनका खाना है गिन गिन के, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अभी आगे देखते हैं। देखो टैक्स कट करने से क्या फायदे हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप मुझे इसके बारे में पूरा एक चार्ट बनाइए। प्रोज में मुझे चाहिए 10 पॉइंट्स, कॉन्स मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके, नेगेटिव में चाहिए मुझे 10 पॉइंट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर टैक्स कट्स पर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसमें से आपका अभी रहेगा, और मैं फाइनली लगा तो अपलोड भी कर दूंगा। कोशिश करूंगा मैं अभी इसके नोट्स बनाने की, पर चांसेस आर लेस कि इसमें नोट्स बना के कुछ फायदा है, क्योंकि आपको फिर से एडिशन करना ही पड़ेगा इसमें। तो जब ये पूरा इश्यू आ जाएगा अच्छे से तब हम देखेंगे। सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। By embracing and supporting athletic excellence, IIT Madras sets up precedents for a more inclusive definition of achievement. In its recognition of the fact that excellence cannot be confined to the classroom alone, the Sports Excellence Admission Scheme by IIT Madras marks a transformative step. Launched in July-August 2024 with an investment of around 25 crore, operational only in the Madras campus, 35 supernumerary seats are reserved for athletes who have won at least one medal in national or international event in a sport recognized by Federation under the Union Sport Ministry in the last 4 years, scored at least 75% in the class 12 board exam, and cleared the JEE advanced test. It rewards athletic prowess with infrastructural support as well as the opportunity to pursue higher education at one of the country's most competent institutions। देखो ये एक सही स्टेप लिया है इन्होंने। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो जो स्पोर्ट्स में भी एक्सीलेंट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिया। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक केस स्टडी हो सकता है कि आईआईटी मद्रास ने क्या किया है अभी, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लॉन्च किया गया था एक इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ के साथ, मद्रास कैंपस में ही इन्होंने चालू किया। 34 सुपर न्यूमररी सीट्स रखे जो रिजर्व रहेंगे बस एथलीट्स के लिए जिन्होंने एक मेडल नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट में जीता है, जो भी जो फेडरेशन है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा पिछले 4 सालों में, ठीक है। और उनका जो स्कोर है क्लास 12 में एटलीस्ट 75% से ज़्यादा है, और जेई एडवांस टेस्ट जो है उन्होंने क्लियर किया है। तो उनके लिए क्या किया इन्होंने, अवार्ड क्या दिया इनको, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे प्लस अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हायर एजुकेशन के ऊपर जा सके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तो ये एक अच्छी बात है। In India, there has traditionally been a disconnect between academic dreams and athletic ambitions, with the focus largely being on the former. सही बात है, but sports requires a unique set of skills, discipline, perseverance, and leadership that can be equally invaluable in the world of innovation and technology. Providing athletes with specialized support offers them a chance to excel in their chosen sport and academic career. These can create a more diverse and rounded educational environment where success is not solely defined by the ability to excel in a single domain but by a broader range of skills.
These changes are also aligned with the global trend of holistic education by embracing and supporting athletic excellence. IIT Madras sets a precedent for other institutions. हाँ देखो, बहुत सही बोला इन्होंने। आप ट्रेडिशनली देखा जाए तो एक डिस्कनेक्ट देखा जाता है हमारे, कि एकेडमिक्स में हमें बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है और स्पोर्ट्स में हम नेग्लिजिबल ही देते हैं। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए तो एक तरह से सही भी है और गलत भी है। सही इससे इसके मान से, क्योंकि हमारे इंडिया में वो कल्चर ही नहीं है, स्पोर्ट्स वाला कल्चर नहीं, डिफाइन ही नहीं है, मतलब इतना सपोर्ट ही नहीं मिलता है। आपने कितने एथलीट्स देखे रहेंगे जो गोल्ड मेडल पाके भी वो फिर उनको वेंडर्स वगैरह का जैसे काम करना पड़ता है। इवन आप उनको ऐसी नौबत आती है कि उनको गोल्ड मेडल बेचना पड़ता है। तो इतना बुरा हालत है अभी। अगर ऐसे स्टेप्स लेंगे तो जो कि अच्छी बात है, वो स्पोर्ट्स में भी उनका करियर बनेगा, प्लस उनको अगर लगा कि भाई एकेडमिक्स में भी वो वीक थे तो वो भी आगे जाके बन सकते थे, मतलब इन इन फ्यूचर अगर उनको। और इसी का एक एक बेस्ट एग्जांपल है ये होलिस्टिक एजुकेशन का। बस आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, जो कि अच्छी बात है। ये पहले तो एक ही डोमेन में फोकस करते थे, अभी मल्टी डोमेन्स में आप होलिस्टिक एजुकेशन पा सकते हो, और ये ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है। आप अपने ब्रॉडर रेंज ऑफ स्किल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बस सिंगल डोमेन में ही आप एक्सेल हो। ठीक है, अच्छी बात है, पर जितना ब्रॉड हो सकता है उतना अच्छी बात है, और एक होलिस्टिक एजुकेशन की एक निशानी भी बोल सकते हो। The fact that the origin of the scheme lies in tragedy, a series of student suicides on campus between September 2022 से April 23 also points at the larger malaise affecting higher education in India, where the barriers are too many, the opportunity too few, and the stakes impossibly high. In recent years, IITs have consciously tried to address the lack of diversity, both in terms of gender and socioeconomic backwardness, through implementation of supernumerary quota of 20% for women in their undergraduate engineering programs and open door policies for aspirants to interact with faculty members and among others. Creating culture of inclusivity support will allow for better integration of diverse communities into these institutions and help dismantle stereotypes of a homogeneous masculine STEM ecosystem. However, it is essential that these measures are complemented with other reforms, including mentorship, financial assistance for the marginalized, and counseling services. A diverse IIT campus will encourage creativity, collaboration, and critical thinking, the foundation upon which India's technology. ठीक है, तो पहली बात, एक बहुत डेंजर वाला मुद्दा पकड़ा इन्होंने, सुसाइड्स वाला। ठीक है, आपने देखा रहेगा स्टूडेंट सुसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ने लग गए, और स्पेशली हायर एजुकेशन में जो कि आईआईटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। उनके ऊपर अलग ही प्रेशर रहता है कि भाई बनना ही बनना है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ उतने मिलते नहीं। अभी तो आईआईटी वालों को भी काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है जॉब पाना। बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी जिन्होंने एजुकेशन लिया, छोटा मोटा इंजीनियरिंग किया, वो इंजीनियरिंग हो या जो भी हो, पर अभी उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होने लग गया है। तो इसकी वजह से ये एक सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करेगा, और ये जो है वो आगे जाके और जितना फैलेगा उतना अच्छा ही है। ये क्या अच्छा था, सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सही है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अभी हम देखेंगे नीचे वाला, सिक्योरिटी एट इट्स कोर, a payment architecture that is ubiquitous, costless to the user, reliable and used by millions. UPI is one of India's defining contribution to 21st century. It has allowed India to bypass the dominance of card networks and moved digital payments ahead by decades. सही बात है, अभी तक पूरे वर्ल्ड में यूपीआई नहीं आया है। बाय द वे, आपको लगेगा कि यूपीआई हमारा अलग है, यूपीआई हमारा इंडियन इन्वेंशन है। ठीक है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन भी नहीं बोल सकते, डिस्कवरी है। तो इससे हमारा जो ट्रांजैक्शन है कार्ड नेटवर्क्स का, वो खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। हम कार्ड हार्डली यूज करते हैं, हम सीधा जीपे और यही कर रहे हैं, जो कि हमें कई दशक आगे ढकल देता है। हम काफी फॉरवर्ड है इस मामले में, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में। Here we argue that the policy discourse on problems created by duopoly-like structure in the third-party app providers such as Google Pay and PhonePe, and the attempts to reduce market share below 30% is misplaced. The imposition of arbitrary market share cap to mimic a competitive outcome is counterproductive. These markets tend to become concentrated due to positive network externalities. There are other issues around the UPI that need to be addressed. The biggest is personal data protection. ये सब सही है, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइड कर रहे हो आप, पर एक चिंता की बात यह है कि आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, ऐसा इनका मानना है। UPI shares significantly more data on the digital spending habits of consumers than traditional forms of transactions such as credit cards. Also, UPI does not have any data storage standards unlike traditional payment systems which have strict standards such as payment card industry data security standard. Finally, data sharing policies of TPAPs are not publicly available, limiting awareness of the data migration of the UPI ecosystem. The situation of maximal data collection and minimal standard is exacerbated by the number of parties involved in a UPI transaction. देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है क्या है? आप थर्ड पार्टी को दे तो रहे हो, पर उनके जो पॉलिसीज है ना वो काफी स्ट्रिक्ट है डाटा को लेके। डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड उनका बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप डाटा दे सकते हो, पर लेने की बात आए तो उतना ट्रांसपेरेंसी रखते नहीं है, ज्यादा देते ही नहीं। तो डाटा लीक्स के चांसेस है, और आपके पास पूरा कस्टमर का डाटा रहता है, पूरे ऑलमोस्ट जितने भी यूजर है
उनका एक पूरा एनालिसिस आ जाता है कि भाई अभी तो एआई भी आ गए, एआई को बोल दिया कि भाई इनका डाटा पूरा कस्टमाइज कर दो और किस चीज में इनका फोकस है वो भी दिख जाए, बात ही खत्म होगी भाई फिर। तो ये डाटा लीक्स का थोड़ा सा इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी रहती है। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द यूपीआई एक्विजिशन इज एबल टू सस्टेन विदाउट फीस सिंपली बाय virtue of being premise on data collection and data sharing. This means that if you are not paying, you are the product. While data collection in UPI is not as Orwellian as the behavioral data collection monetization by social media firms, there are parallels as perhaps lessons to be learned. The true cost of UPI duopoly is that the extracted data is entrenching the market position of data rich TPPs. The data leveraging ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए, जॉइंट कम्युनिटी by the G20 Troika, India, Brazil, South Africa on DPI, AI and data for governance also calls for reducing asymmetries in digital economy emphasis। ठीक है, मतलब इनका कंसर्न ये है कि पहला तो डाटा लीक्स का है, सेकंड प्रोटेक्शन का है, आपकी प्राइवेसी का है। ये दो मेन कंसर्न है, प्लस यूपीआई जो है वो आपको कितना हम सेव कर सकते, हमारे रूल से डीपीएपीए डिजिटल जो है ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं, तो वो कितना हद तक हमें काम करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो ड्राफ्ट है, आगे जाके देखते हैं ये एक्ट हो गया तो ठीक है। अभी कितना परमिट करेंगे, ये टीपीईपी में से कितना हम ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ये तो उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। ठीक है, इतना काफी है मेरे हिसाब से। आगे कुछ है क्या? चांसेस कम है, हमने सब कवर कर लिया है, बस ये आपके लिए एक होमवर्क दिया है मैंने। संजय सेठी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है। इन्होंने सौरव और आगा खान स्पोर्ट्स। ठीक है। ये मार्च चल रहा था, प्रोटेस्ट। ठीक है, इतना काफी है। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।